नमस्कार विद्यार्थियों, मैं यशन सर आप सभी विद्यार्थियों का, सभी साथियों का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट बेस शिवनाथ क्लास में प्रिय छात्रों, मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज ये पहली क्लास में सामान्य हिंदी से व्याकरण टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। स्टार्ट करने के पूर्व मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैं जो भी टॉपिक आप लोगों तक भेजूंगा बिल्कुल एकदम बेसिक स्तर से लेकर के चलूंगा। आपको बिल्कुल ये लगेगा कि नहीं कि ये टॉपिक बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आया। मैं ये वादा करता हूं। इसलिए आप सब शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखेंगे। तो चलते हैं। तो दोस्तों, आज व्याकरण में हम जैसे व्याकरण की उत्पत्ति, व्याकरण शब्द की कैसे उत्पत्ति हुई है, या व्याकरण शब्द पर जो रिपीटेड क्वेश्चन से लेकर के नए संभावित क्वेश्चनों तक की व्याख्या हम करेंगे, आप लोग देखेंगे। तो दोस्तों, व्याकरण शब्द पे सबसे पहला सवाल बनता है कि व्याकरण शब्द के जनक कौन है। ठीक है, व्याकरण शब्द के जनक हैं आचार्य पाणिनि। आचार्य पाणिनि, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्याकरण शब्द के जनक। उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूं कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताना चाहता हूं कि ये व्याकरण शब्द की संरचना किन किन पदों से मिलकर के बनी है। क्योंकि सवाल ये भी बनता है कि व्याकरण शब्द के निर्माण में कितने पदों का संयोजन है। तो अगर पदों की संख्या अगर पूछता है तो वो 3 है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि क्वेश्चन बनाए कि व्याकरण शब्द की संरचना कितने पदों से हुई है। ऑप्शन में दे दे 3, 4, 5, तो कितने पदों से हुई है? 3। अब देखते हैं वो कौन कौन सा पद है। तो इन 3 पदों में पहला पद है उपसर्ग पद। उपसर्ग पद, ठीक है। दूसरा है क्रियापद। क्रियापद को ही हम धातु पद भी कहते हैं, ध्यान देंगे। और तीसरा पद है प्रत्यय पद। ठीक है दोस्तों, तो कभी कभी सवाल बनता है कि निम्न में से वह कौन सा पद नहीं है जो व्याकरण संरचना में नहीं उपयुक्त किया जा सकता है। जैसे दे दिया उपसर्ग, क्रियापद, प्रत्यय पद और विशेषण पद। तो कौन सा ऑप्शन गलत होगा? विशेषण पद। तो ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारे इस व्याकरण शब्द की उत्पत्ति या व्याकरण शब्द की संरचना कितने पदों से हुई है। 3 पदों से। कौन कौन सा पद है? उपसर्ग पद, क्रियापद और प्रत्यय पद। ठीक है, इसके बारे में बिल्कुल जानते रहेंगे। अब हम देखते हैं कि इस शब्द में, व्याकरण शब्द में कौन सा पद उपसर्ग पद है या कितने उपसर्ग हैं। तो इसमें बी और आ, ये दोनों उपसर्ग पद हैं। ठीक है, और क्रिय धातु है। ठीक है, क्रियापद और अन प्रत्यय। सवाल कभी कभी इस पर बनता है दोस्तों कि व्याकरण शब्द में उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो कौन कौन से उपसर्ग हैं? बी और आ, ये उपसर्ग हैं, और ये क्रियापद है, और ये प्रत्यय है। अब आइए इन सभी पदों का मतलब जानते हैं, अर्थ जानते हैं। तो बी का तात्पर्य होता है विशेष। बी का क्या तात्पर्य होता है दोस्तों? विशेष। आ का तात्पर्य होता है चारों ओर। चारों ओर, ठीक है। की का मतलब होता है करना, और अन का मतलब होता है वाला या वाली। अब इन पदों के अर्थों के आधार पर डिफिनेशन क्या बनेगी, परिभाषा क्या बनेगी व्याकरण की। वैसे तो व्याकरण की परिभाषा पुराने हम लोग सब पढ़े हैं कि व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम ठीक ठीक लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना आता है, वही व्याकरण है।
लेकिन आज इन पदों के अनुसार हम डिफिनीशन निकालते हैं। तो देखेंगे व्याकरण किसे कहते हैं? चारों ओर की भाषाओं का जो विशेष रूप से अध्ययन कराता है वही व्याकरण है। ठीक है दोस्तों, क्या परिभाषा होगी इसकी? कि चारों ओर जो हमारे चारों तरफ भाषाएं हैं उन भाषाओं का शुद्ध रूप से, परिमार्जित रूप से, व्यवस्थित रूप से जो अध्ययन कराता है उसी को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब चारों ओर की भाषाओं का विशेष अध्ययन, विशेष अध्ययन का क्या मतलब है? थोड़ी सी चर्चा हो जाए। विशेष का मतलब क्या है दोस्तों? विशेष का मतलब है कि का, जैसे का वर्ग में का के बाद खा का आना या खा के बाद गा का आना। का वर्ग में दोस्तों का के बाद चा वर्ग का वर्ण बिल्कुल नहीं आएगा, इसका एक विशेष कारण है। ठीक है, तो विशेष का मतलब यही होता है कि वर्णों के गुणों का अध्ययन, वर्णों की उत्पत्ति का अध्ययन और शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन जो कराता है उसी को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक है, आइए हम कुछ और इसके इस पर बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ओर चलते हैं। इसमें एक प्रश्न बनेगा दोस्त कि व्याकरण शब्द में आदेश वर्ण क्या है? व्याकरण शब्द में आदेश वर्ण या स्थानीय वर्ण क्या है? ठीक है, आदेश वर्ण या, अब इसमें देखिए वाह है, या, का, रा और अना में कौन सा वर्ण है जो आदेश वर्ण कहलाएगा? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो हम कौन सा वर्ण है इसको बताने के पहले हम आपको आदेश और स्थानीय बताना चाहते हैं। तो आदेश क्या होता है? आदेश वर्ण वह वर्ण होता है जो ऑलरेडी किसी वर्णों के बाद आता है और जो वर्ण ऑलरेडी पहले से रहता है वो स्थानीय वर्ण कहलाता है। बात समझ में आई? कि जो वर्ण किसी कारण बस बाद में आता है वो आदेश वर्ण कहलाता है और जो वर्ण ऑलरेडी पहले से रहता, स्थान लिए रहता है, वो वर्ण स्थानीय कहलाता है। अब व्यवहारिक रूप में हम थोड़ा आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आप अपने घर पर बैठे हैं चेयर लगा करके और अचानक आपका कोई सगा संबंधी या आपका कोई पूजनीय आ जाता है, तो आप क्या करते हैं? आप यही करते हैं कि सम्मान के साथ अपने चेयर से उठते हैं और उस चेयर पर आप उसको बैठाते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल जैसे ये चेयर है, पहले आप इस पे बैठे थे, तो जो पहले बैठा था, जो पहले था, वो स्थानीय है और जो बाद में आकर के चेयर पर बैठ रहा है आपके रिश्तेदार, वो क्या कहलाएंगे? आदेश कहलाएंगे। तो इसी तरह कुछ वर्ण इसमें हैं जो पहले थे, उनके स्थान पर कोई दूसरा वर्ण आया हुआ है, वही जो दूसरे वर्ण आए हुए हैं वो आदेश वर्ण कहलाएंगे। चलिए हम देखते हैं कि व्याकरण शब्द में आदेश वर्ण कौन सा है। आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस पर बन रहा है दोस्तों, इस पर विशेष ध्यान देंगे। आइए देखें, तो सबसे पहले तो ये जानिए कि कौन से वर्ण है इसमें आदेश वर्ण। आदेश वर्ण इसमें है या और दूसरा अणा। ठीक है, दो आदेश वर्ण। यदि परीक्षा में सवाल बनाए कि व्याकरण शब्द में कितने वर्ण आदेश वर्ण है, तो कितने हैं? या और अणा। ठीक है, अब हम आपको यह बताना चाहता हूं कि कैसे है वो आदेश वर्ण। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम व्याकरण की विच्छेद करेंगे व्याकरण शब्द का, तो विधन आकरण। ध्यान देखें, विधन आकरण।
सवाल ये भी बनता है कि व्याकरण शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, विच्छेद क्या होगा, विधन आकर। आइए देखिए दोस्त, और एक बात ये नोट कीजिए दोस्त कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं होता है, और यदि जब किसी व्यंजन से स्वर निकल जाता है तो वह व्यंजन हमेशा अर्धमात्रिक होता है। सवाल इस पर कई बार बना हुआ है कि वह शुद्ध व्यंजन होता है हलंत से युक्त, विसर्ग से युक्त और अनुस्वार से युक्त, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? हलंत से युक्त। ठीक है, तो हमेशा इस बात को नोट कीजिए कि यदि किसी व्यंजन से स्वर निकल जाता है तो वह व्यंजन अर्धमात्रिक हो जाता है, यानी कि हलंत के साथ लिखा जाता है। तो दोस्तों ये वा व्यंजन है और इसमें स्वर क्या है? ई। तो हम यदि इस व्यंजन से वा से स्वर बाहर करते हैं छोटी ई, तो यह व्यंजन को हम हलंत के साथ लिखते हैं। ठीक है, आगे क्या है? आकरण। अब दोस्तों एक आप संधि पढ़े होंगे, यण संधि। क्या पढ़े होंगे? यण संधि। इसका सूत्र है दोस्तों इको यणच। ठीक है, यही सूत्र है। अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो जब संधि का प्रकरण आएगा तो हम आपको विस्तृत बताएंगे। यहां थोड़ा सा जान लीजिए कि यह सूत्र यह बताता है कि ई के बाद यदि अच कोई आता है, अच का मतलब समझ रहे हैं? स्वर आता है तो उस ई का या हो जाता है, ई का या हो जाता है। ई के बाद जब कोई स्वर आता है तो ई का क्या बन जाता है? या बन जाता है। यही बताता है वह सूत्र। तो यही सेम कंडीशन दोस्त बन रही है कि ई के बाद यहां क्या बन रहा है? आ। तो ई के स्थान पर क्या आ जा रहा है? या। ठीक है, अब देखेंगे इस वा को हम आधा वा है तो आधा वा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बड़ा आ है, आ की मात्रा बना, करण हो गया। इस तरह से व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई, व्याकरण शब्द का निर्माण हुआ। तो अब आप यहां हम आपको क्या दिखाना चाहते हैं कि कौन सा वर्ण बाद में आया और किसके स्थान पर आया। जो वर्ण बाद में आया, जैसे ये या बाद में आ रहा है, इसलिए इस वर्ण को हम आदेश वर्ण कहेंगे, और जिसके स्थान पे आ रहा है, ई के स्थान पे आ रहा है, तो यह वर्ण क्या कहलाएगा दोस्त? स्थानीय वर्ण कहलाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लोग इसको बिल्कुल नोट करके रखेंगे, या तो आप वीडियो को कई बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। बहुत कठिन बातें नहीं है, ये आपको बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये क्या है, हमेशा ध्यान दीजिए, जो वर्ण बाद में आता है वो आदेश वर्ण कहलाता है, और जिसके स्थान पे आता है वो वर्ण क्या कहलाएगा? स्थानीय वर्ण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, हमें आशा है कि आप स्थानीय और आदेश वर्ण समझ में आ गया होगा आप लोगों के। तो आइए हम दूसरा दिखाते हैं। एक तो आप देख लिए या वर्ण है आदेश वर्ण, और अड़ा कैसे है? एक बात नोट कीजिए दोस्त हमेशा के लिए कि जब किसी रा के बाद अगर तुरंत ना आता है तो वो ना हमेशा अणा में चेंज हो जाता है। ठीक है, यदि किसी रेप के बाद नकार आता है तो वह नकार णकार में चेंज हो जाता है। इस बात को हमेशा आप व्याकरणिक दृष्टि से दिमाग में रखे रहेंगे। तो यहां पर पहले क्या था? ना। तो ना ये स्थानीय वर्ण है, और अड़ा क्या है? आदेश वर्ण। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यदि प्रश्न बनाता है कि व्याकरण शब्द में आदेश वर्ण क्या है या कितने हैं, तो आप बिल्कुल बताएंगे आदेश वर्ण या और अड़ा है। आदेश वर्णों की संख्या 2 है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते रहेंगे। और यदि व्याकरण शब्द में पूछता है कि संधि कौन सी है, तो आपको अभी अभी बताइए कौन सी संधि है? यण संधि है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगला देखेंगे कि इसमें प्रत्यय, इसमें अभी अभी बताए कि हम कौन सा प्रत्यय बनता है? अन प्रत्यय।
अन प्रत्यय से निर्मित है। अब अन प्रत्यय की उत्पत्ति संस्कृत के ल्योट प्रत्यय से हुई है। ये कई बार परीक्षा में पूछा है कि व्याकरण शब्द में अन प्रत्यय की उत्पत्ति किस संस्कृत के किस प्रत्यय से हुई है? ल्योट प्रत्यय से हुई है। आइए हम दिखाते हैं कैसे। देखिए दोस्त, संस्कृत में ल्योट प्रत्यय, देखिए प्रत्ययों के कुछ पद गायब हो जाते हैं जब वो किसी शब्दों से जुड़ता है, इस बात को हमेशा। तो यह जब किसी शब्द से जुड़ेगा ल्योट प्रत्यय तो ला और टा गायब हो जाएगा, इसका यू केवल शेष बचेगा। एक सूत्र है यू आर ना कहो, कभी हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इस यू आर ना कहो सूत्र से यू का हमेशा अन आदेश होता है। क्या आदेश होता है? अन आदेश। यही जाकर के हिंदी में परिवर्तित हो जाता है अन प्रत्यय के रूप में। ठीक है, तो हमेशा ये जानिए कि अन प्रत्यय किस प्रत्यय से बना हुआ है? संस्कृत के ल्योट प्रत्यय से। ठीक है दोस्तों, तो इन बातों को, और हाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं उसमें अगर प्रत्यय पूछ रहा है तब तो आप अन लगाएंगे, और यही बात यदि आप संस्कृत के पेपर में दे रहे हैं तो तब यदि पूछता है कि व्याकरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो वहां अन नहीं लगाएंगे, ऑप्शन में अन भी देगा, लेकिन वहां उस स्थान पर क्या लगाएंगे? ल्योट प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से व्याकरण शब्द पर जो पुराने क्वेश्चन जैसे बी, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, ठीक है, धातु क्या है, उसके साथ साथ ये जो आदेश वर्ण क्या है, स्थानीय वर्ण क्या है, कौन सी संधि हुई है, या पर इसमें लगने वाले प्रत्यय की उत्पत्ति किससे हुई है, इन समस्त क्वेश्चनों को आप सब बिल्कुल अपने ध्यान में बैठा करके रखें। आज इस पहली क्लास के साथ इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। नेक्स्ट अगले वीडियो तक आप लोग इंतजार करेंगे, और ये वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट हमें देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।